कभी सोचा है कि कार के रेडिएटर में पानी के साथ एक खास लिक्विड एंटी फ्रीज क्यों मिलाया जाता है? कमाल की बात यह है कि वो सर्दियों में पानी को जमने से रोकता है और गर्मियों में उबलने से भी बचाता है। एक ही चीज, दो उल्टे काम। ये कैसे? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि साइंस का एक बहुत ही खूबसूरत और फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये हमारे आसपास हर वक्त काम कर रहा है, बस हम शायद ध्यान नहीं देते। और आज हम उसी प्रिंसिपल की गहराई में उतरने वाले हैं। ये है यूनिट 1, सॉल्यूशंस का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। और ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये एक तरह की जासूसी करने जैसा है। बिल्कुल सही कहा। ये टॉपिक हमें एक बहुत पावरफुल टूल देता है। सोचिए, हमारे पास एक अनजान सब्सटेंस है और हमें उसका मोलर मास यानी उसके एक मॉलिक्यूल का वजन पता करना है। हम उसे सिर्फ किसी लिक्विड में घोलकर ये देख सकते हैं कि उस लिक्विड का बॉइलिंग या फ्रीजिंग पॉइंट कितना बदला, और बस उसी से उस अनजान मॉलिक्यूल का वजन पता लगा सकते हैं। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। सबसे सिंपल लेवल पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती हैं कि सॉल्वेंट में सल्यूट के कितने पार्टिकल्स घुलेने हैं। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब है। मतलब आप कह रहे हैं कि 100 नमक के पार्टिकल और 100 चीनी के पार्टिकल का असर बिल्कुल एक जैसा होगा? पर नमक तो नमकीन होता है, चीनी मीठी होती है, उनकी प्रॉपर्टीज इतनी अलग हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो इस कॉन्सेप्ट का सबसे सरप्राइजिंग और पावरफुल पार्ट है। फर्क नहीं पड़ता। What matters is the count, the number of particles. अहमियत सिर्फ गिनती की है, चीज की नहीं। इसे समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस बनने के लिए तैयार हैं, एक डिसिप्लिन्ड लाइन में खड़े होने के लिए। ठीक है, एकदम शांत और व्यवस्थित माहौल है। एग्जैक्टली। अब हम उसमें नमक यानी NaCl घोल देते हैं। पानी में जाते ही ये Na+ और Cl- आयंस में टूट जाता है और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच घूमने लगता है। अब जो वाटर मॉलिक्यूल पहले आइस बनाने के लिए तैयार था, वो इन सॉल्ट आयन से घिर गया है, डिस्ट्रैक्ट हो गया है। वो अब आसानी से अपने पड़ोसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर आइस का क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बना सकता है। तो मतलब सोल्यूट पार्टिकल्स एक तरह से पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में आकर उन्हें आइस बनाने के प्लान से भटका देते हैं। आप इसे ऐसा कह सकते हैं, पर फंडामेंटल फिजिक्स के लेवल पर जो हो रहा है वो और भी दिलचस्प है। सोल्यूट पार्टिकल्स असल में सॉल्यूशन की एंट्रोपी यानी रैंडमनेस या बिखराव को बढ़ा देते हैं। एंट्रोपी, ये शब्द सुना तो है, पर आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? एंट्रोपी का मतलब है किसी सिस्टम में डिसऑर्डर या रैंडमनेस का मेजर। यूनिवर्स की एक फंडामेंटल टेंडेंसी है कि वो ज्यादा एंट्रोपी, ज्यादा बिखराव की तरफ जाना पसंद करता है। एक साफ सुथरा ऑर्गेनाइज कमरा जो लो एंट्रोपी स्टेट है, वो अपने आप गंदा और बिखरावा हाई एंट्रोपी स्टेट हो जाता है ना। हाँ, ये तो रोज होता है। बस प्योर लिक्विड वाटर जब जमता है तो आइस बनाता है, जो एक बहुत ही ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। उसकी एंट्रोपी कम होती है। लेकिन जब हम उसमें सॉल्यूट खोल देते हैं तो सॉल्यूशन ज्यादा रैंडम, ज्यादा बिखरा हुआ हो जाता है, उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। अब नेचर इस ज्यादा एंट्रोपी वाले लिक्विड स्टेट में रहना ज्यादा पसंद करता है। उसे फ्रीज करके कम एंट्रोपी वाले ऑर्डर्ड स्टेट में ले जाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो उसे फ्रीज करने के लिए हमें सिस्टम से और ज्यादा एनर्जी निकालनी पड़ती है, यानी टेम्परेचर को 0 डिग्री से भी और नहीं चले जाना पड़ता है। वाओ! तो ये डिस्ट्रैक्शन वाली बात असल में एंट्रोपी का ही एक नतीजा है। प्रिसाइसली। टेक्निकली हम कहते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट के केमिकल पोटेंशियल को कम कर देते हैं। एक सेकंड, केमिकल पोटेंशियल, ये फिर से एक भारी शब्द आ गया। इसका क्या मतलब है? केमिकल पोटेंशियल को आप किसी सब्सटेंस की एनर्जी या स्टेट बदलने की इच्छा समझ सकते हैं। प्योर वाटर का 0 डिग्री सी पर आइस में बदलने का एक स्ट्रॉन्ग केमिकल पोटेंशियल होता है। जब हम सॉल्यूट मिलाते हैं तो पानी की लिक्विड स्टेट में रहने की इच्छा बढ़ जाती है और फ्रीज होने की इच्छा यानी केमिकल पोटेंशियल कम हो जाता है। गॉट इट। तो अगर एग्जाम्स के लिए एक पक्की डेफिनेशन चाहिए हो तो उसे कैसे याद रखें? परीक्षा के लिए ये मूल परिभाषा याद रखें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी सॉल्यूशन की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या पर निर्भर करती हैं, उनकी पहचान पर नहीं। जैसे वेपर प्रेशर का कम होना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, फ्रीजिंग पॉइंट का घटना और ऑस्मोटिक प्रेशर। इस कॉन्सेप्ट को और आसानी से समझने के लिए कोई एनालॉजी है? एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है
सोचिए सर्दियों में एक स्विमिंग पूल है और उसमें एक बड़ी पार्टी चल रही है। ओके, अ पूल पार्टी इन विंटर? हाँ, प्योर वाटर का पूल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू हो जाएगा। पानी के मॉलिक्यूल्स एक साथ आकर आइस की परत बना लेंगे। लेकिन अगर पूल में बहुत सारे स्विमर्स, जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, तैर रहे हों तो क्या होगा? वो लगातार इधर उधर घूम रहे हैं, पानी को हिला रहे हैं, वो आइस क्रिस्टल्स को आसानी से बनने ही नहीं देंगे। सही बात है, वो आइस के ऑर्डरली स्ट्रक्चर को बनने से डिसरप्ट करते रहेंगे। एग्जैक्टली। तो अब उस पानी को जमाने के लिए टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से और भी कम करना पड़ेगा, शायद -5 डिग्री सेल्सियस या -10 डिग्री सेल्सियस, ताकि स्विमर्स की सारी एनर्जी खत्म हो जाए और वो आइस के फॉर्मेशन को रोक ना पाए। जितने ज्यादा स्विमर्स, उतना ज्यादा डिसरप्शन और उतना ही लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। और सबसे मजेदार बात, स्विमर्स कौन हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। वो लंबे हों, छोटे हों, मोटे हों, पतले, बस उनकी गिनती मैटर करती है। 100 स्विमर्स मतलब 100 स्विमर्स। यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। What's fascinating here is, यही एनालॉजी हमें बताती है कि ये कॉन्सेप्ट आया ही क्यों। सोचिए, आप एक 19th सेंचुरी के केमिस्ट हैं। आपने लैब में एक नया सफ़ेद पाउडर बनाया है, पर आपको ये नहीं पता कि उसका फॉर्मूला क्या है, उसके एक मॉलिक्यूल का वजन यानी मोला मास कितना है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वो इसे सॉल्व कैसे करते थे? यहीं पर फ्रांसवा मरी राउल्ट जैसे साइंटिस्ट ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया। उन्होंने महसूस किया कि आप बस उस अनजान पाउडर को पानी में घोलकर ये मेजर कर लीजिए कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ। उस छोटी सी मेजरमेंट से एक सिंपल फॉर्मूला लगाकर आप उस अनजान मॉलिक्यूल का वजन पता लगा सकते हैं। इट वॉज लाइक अ मैजिक ट्रिक फॉर केमिस्ट्री। इसने मॉलिक्यूल्स को वे करने का एक बिल्कुल नया तरीका खोल दिया। कमाल है। चलिए इसे और गहराई से विजुअलाइज करते हैं। पिक्चर दिस। इमेजिन कीजिए, एक बीकर में प्योर वाटर है और टेम्परेचर ठीक 0 डिग्री सेल्सियस है। आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल्स बस बनना शुरू हो रहे हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक NaCl डालकर घोल देते हैं। ठीक है, नमक घुल गया। अब मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर लेवल पर NaCl अपने आयन्स Na+ और Cl- में टूट गया है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स पानी के मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स, जो पहले एक दूसरे से जुड़कर आइस बना रहे थे, अब इन आयन से अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके साथ बिजी हो गए हैं। आइस का जो डिसिप्लिन स्ट्रक्चर बन रहा था, वो टूट गया। अब अगर हम टेम्परेचर को और गिराएं, मान लीजिए -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग नहीं होगी, पानी लिक्विड ही रहेगा। फाइनली मान लीजिए -5 डिग्री सेल्सियस पर जाकर थर्मल एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि वाटर मॉलिक्यूल्स इन आयन्स के डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कर पाते हैं और आपस में जुड़कर आइस बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो 5 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप आया, 5 डिग्री सेल्सियस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सीधे सीधे इस बात पर डिपेंडेंट है कि हमने कितना नमक घोला था। एग्जैक्टली। ये ड्रॉप सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसी आसान से मेजरमेंट से हम मोलार मास निकालते हैं। ये सब सुनने में तो बड़ा साइंटिफिक लगता है, पर मैं शर्त लगा सकता हूँ कि हम सब ने इसे असल जिंदगी में देखा है ना? बिल्कुल। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है सर्दियों में बर्फीली सड़कों पर नमक छिड़कना। हाँ, ये तो मैंने कई बार देखा है, पर ये काम कैसे करता है? जब कर्मचारी सड़क पर जमी बर्फ पर नमक छिड़कते हैं, तो नमक बर्फ की ऊपरी परत के साथ मिलकर एक सॉल्ट सोल्यूशन बनाता है। इस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री नहीं होता, बल्कि बहुत कम होता है। मान लीजिए -10 डिग्री सेल्सियस या -15 डिग्री सेल्सियस। अब अगर बाहर का टेम्परेचर सिर्फ -5 डिग्री सेल्सियस है, तो ये सॉल्ट सोल्यूशन जमेगा नहीं, लिक्विड ही रहेगा। और ये लिक्विड सोल्यूशन अपने कांटेक्ट में आने वाली और बर्फ को भी पिघलाता रहता है। अच्छा, तो ये बर्फ को पिघलाकर उसे दोबारा जमने से रोकता है। ब्रिलियंट। एंड व्हाट अबाउट द एंटीफ्रीज एग्जांपल? टेक्नोलॉजी में इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन एंटीफ्रीज ही है, जो गाड़ियों के रेडिएटर्स में इस्तेमाल होता है। एंटीफ्रीज असल में एथिलीन ग्लाइकॉल नाम का एक केमिकल होता है। जब इसे रेडिएटर के पानी में मिलाया जाता है, तो ये पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को -37 डिग्री सेल्सियस तक नीचे ले जाता है। -37 डिग्री सेल्सियस? मतलब कितनी भी ठंड पड़ जाए, रेडिएटर का पानी जमेगा नहीं और इंजन को डैमेज नहीं होगा? करेक्ट।
पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यही एंटीफ्रीज एक और काम करता है। ये पानी के बॉइलिंग पॉइंट को भी 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर लगभग 160 डिग्री सेल्सियस कर देता है। वाओ! तो मतलब एक ही लिक्विड एथिलीन ग्लाइकॉल गाड़ी को जमने से भी बचाता है और गर्मियों में ट्रैफिक जैम में फंसने पर ओवरहीट होकर उबलने से भी बचाता है। दैट्स अमेजिंग इंजीनियरिंग। बिल्कुल, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। या एक काउंटर इंट्यूटिव बात भी है। कोई सोच सकता है कि सॉल्यूशन में ज्यादा स्टफ, ज्यादा पार्टिकल्स डालने से वो और सॉलिड जैसा हो जाना चाहिए, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। कम क्यों हो रहा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, बट एक्चुअली जैसा हमने एंट्रोपी के बारे में बात की, सिल्यूट डालने से सिस्टम ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो जाता है। सिस्टम उस ज्यादा स्टेबल हाई एंट्रोपी लिक्विड स्टेट में रहना पसंद करता है। उसे फ्रीज करके ऑर्डर्ड सॉलिड स्टेट में लाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, यानी टेम्परेचर को और भी ज्यादा गिराना पड़ता है। तो अब ये सब एग्जाम्स में कैसे काम आएगा? फॉर्मूलाज और कैलकुलेशंस की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में जो बढ़ोतरी होती है उसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कहते हैं। हाँ, और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB टाइम्स M। यहाँ डेल्टा TB है बॉइलिंग पॉइंट में हुआ इंक्रीज यानी एलिवेशन। M है सोल्यूशन की मोलैलिटी यानी पर kg सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने मोल्स हैं। और KB, जिसे इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, वो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू सिर्फ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। पानी के लिए अलग, बेंजीन के लिए अलग। सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट पे जो कमी आती है वो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। उसका फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसा ही है। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF टाइम्स M। यहाँ डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट में हुई कमी यानी डिप्रेशन है। M फिर से मोलैलिटी है और KF, जिसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, वो भी सिर्फ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। तो मोला मास पता करने की जो बात हमने शुरू में की थी वो इन फॉर्मूला से कैसे निकलती है? नोन वेट ऑफ सॉल्वेंट मान लीजिए W1 में घोलते हैं। स्टेप 2, आप एक्सपेरिमेंट करके मेजर करते हैं कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ, यानी आप डेल्टा TF की वैल्यू पता लगाते हैं। स्टेप 3, अब आप फॉर्मूला डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M का यूज करते हैं। आपको डेल्टा TF पता है, KF की वैल्यू स्टैंडर्ड होती है, तो आप मोलैलिटी M कैलकुलेट कर लेती हैं। स्टेप 4, अब बस मोलैलिटी का अपना फॉर्मूला खोल दीजिए। मोलैलिटी M इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by mass of solvent in kg, और moles of solute equals to mass of solute W2 divided by molar mass of solute M2। इन सब को कंबाइन करके मोला मास का फॉर्मूला बनता है M2 equals to KF into W2 into 1000 divided by delta TF into W1। राइट। तो एक सिंपल टेम्परेचर मेजरमेंट से हम सीधे सीधे उस अनजान सब्सटेंस के मोलर मास तक पहुंच जाते हैं। ये सच में पावरफुल है। तो आज की चर्चा को क्विकली समराइज करते हैं। सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती हैं, उनकी आइडेंटिटी पर नहीं। और इसका फंडामेंटल कारण है एंट्रोपी का बढ़ना। इसे समझने के लिए हमने क्राउडेड स्विमिंग पूल की एनालॉजी यूज की, जहां स्विमर्स यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स पानी को जमने से रोकते हैं। रियल लाइफ में इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है गाड़ियों में यूज होने वाला एंटी फ्रीज, जो एक ही साथ फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है। और एग्जाम्स के लिए ये दो फॉर्मूला सबसे जरूरी हैं। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। और इन प्रॉपर्टीज का सबसे पावरफुल एप्लीकेशन है अननोन सब्सटेंसेस का मोलर मास डिटरमिन करना, जो 19th सेंचुरी केमिस्ट्स के लिए एक रेवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू था। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर अस? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें सॉल्यूशन के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने और मैनिपुलेट करने का एक जबरदस्त टूल देती हैं। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने पूरी चर्चा में एक बात पर बहुत जोर दिया कि ये प्रॉपर्टीज सिर्फ पार्टिकल्स की गिनती पर डिपेंड करती हैं। तो सोचिए, क्या होगा अगर हम कोई ऐसा सल्यूट डालें जिसका एक मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जाकर 2 या 3 पार्टिकल्स में टूट जाए? जैसे हमने नमक NaCl का उदाहरण लिया, जो पानी में एक Na+ और एक Cl- आयन यानी 2 पार्टिकल्स में टूट जाता है। तब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पर जो असर होगा, क्या वो हमारी उम्मीद से डबल नहीं हो जाएगा?
और ये एबनॉर्मल रिजल्ट हमें उस सल्यूट के बारे में क्या बता सकता है? कि वो सॉल्यूशन में जाकर जुड़ रहा है या टूट रहा है? इस पर सोचिएगा।